Assalamualaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class and I am Dr. Ijaz Banu, your chemistry tutor. And we are on chapter 2, that is atomic structure. The topic for today's discussion is X-rays. X-rays में हम उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और हम उसके डिफरेंट एप्लीकेशन या यूजेस हम पढ़ेंगे और उसका कुछ रिलेशन पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के साथ. और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक आप सारे फिनोमिना के हाउ दीज आर प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन कैसे होती है, इनकी वेवलेंथ की क्या रेंज होती है, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे और इसकी यूजेस देखेंगे कि एक्स रेज बेनिफिशियल कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकॉल यू अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज. कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हों तो एक उसकी प्रॉपर्टीज़ में ये था कि जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं किसी ऐसे मेटल पे, एनोड पे, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, तो वहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं. मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी वो वाली दिखा देती हूँ कि ये आपके पास पूरा एक सेटअप है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है. इसके अंदर ये वाला हमारे पास कैथोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि बाहर हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच है. ये हमारे पास एनोड है और ये हाई एटॉमिक मास वाला है. तो जब ये कैथोड रेज में से जब ये जो कैथोड रेज है, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, जब ये स्ट्राइक करती हैं एनोड पे जो कि हाई मास का हो, तो यहाँ से कुछ और रेज निकलती हैं हर डायरेक्शन में. लेकिन हमने यहाँ पे इसको एक विंडो दी थी और डिटेक्ट जो किया तो वो पता चला कि ये जब इस पर स्ट्राइक करती हैं तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं. तो अब हम इसी को लेके चलेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ पे देखेंगे कि वो किस वेवलेंथ की रेंज में है, इसका ये जो कौन कौन से एनोड कैसे कैसे एक्स रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अब उनकी वेवलेंथ वगैरह क्या होगी, ये चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्स रेज डिस्कवर कैसे हुई थी, ये सबसे पहले रोंजन 1895 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था कि दैट इफ कैथोड रेज आर पॉइंटेड टू फॉल ऑन ए हैवी मेटल. हैवी मेटल का मतलब होता है स्टूडेंट्स के वो मेटल जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो. When they fall on a heavy metal target, there are production of some penetrating short wavelength rays. उसके नतीजे में कि वो खुद भी स्ट्राइक होते हैं शॉर्ट वेवलेंथ, लेकिन वहाँ से एक और मज़ीद शॉर्ट वेवलेंथ की कुछ रेज एमिट होती हैं. तो रोंजन ने उसको नाम दिया एक्स रेज का. इस तरीके से एक्सीडेंटली एक्स रेज डिस्कवर हुई. अब उस पर काम करना होना स्टार्ट हुआ और ये एक्स रेज के बारे में बताया कि बेसिकली एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. हाई फ्रीक्वेंसी मीन हाई एनर्जी. हाई एनर्जी मीन शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी मीन हाई फ्रीक्वेंसी मीन हाई वेव नंबर. तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टूडेंट्स जो होती हैं, ये जितनी भी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, विजिबल है, इंफ्रारेड है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये स्पेस में मूव करती हैं विद क्रिएटिंग सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो एक्स रेज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एनोड. कि जो आपने एनोड, जो मेटल यूज़ की एज एनोड, वो उस पर डिपेंड करती हैं. और यूजुअली जो एक्स रेज की प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वो टंगस्टन फिलामेंट है, जिसको हम वो मेटल होती है W से रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट. दिस इज यूज्ड फॉर this purpose and the x-rays are emitted from the target in all direction. ये अभी पीछे भी है पिक्चर में आपने देखा कि वो एक विंडो उसको दी इसी वजह से कि उस पर जब स्ट्राइक करती हैं कैथोड रेज और जो एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं वो सारी डायरेक्शन में होती हैं. बट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ देम इज यूज्ड फॉर यूजफुल पर्पस थ्रू द विंडोज. क्योंकि अब हर डायरेक्शन में वो अगर मूव करेंगी तो वो डेंजरस होंगी, तो यूजफुल पर्पस के लिए हम उसको एक विंडो देते हैं जहाँ से वो उसको आगे आप यूज कर सकते हैं. एक्स रेज का एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन है, कि जो एनोड आपको जो मेटल एज एनोड यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एनोड हो सकते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर उनका हो सकता है, उनका डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकता है. हमको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स.
और मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम इसका एटॉमिक नंबर का इसके साथ क्या रिलेशन है, वो मोज़ले ने 1913 में ही टुक अ सिस्टमैटिक यानी प्रॉपर उसे तरतीब से एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, एक अच्छा डिटेल स्टडी की द एक्स रेज, और वो एक्स रेज जिनकी रेंज थी 0.04 से 0.08 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है, यूनिट है, कि इस रेंज में जिनकी वेवलेंथ है उनकी 0.04 या 0.08 एंगस्ट्रॉम की रेंज में, जिनकी वेवलेंथ इस रेंज में है, उसको उसने स्टडी किया। और उसकी बेस में बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज increases in a regular manner from one element to the other in the periodic table, कि periodic table में जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हैं तो उनकी जो एक्स रेज हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं रेगुलरली, वो एक पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज आता है। अभी हम देखेंगे कि उसमें से शॉर्ट वेवलेंथ वाले को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग वेवलेंथ वाले को क्या कहेंगे। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो उसने भी ये बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इंक्रीज होती है रेगुलर मैनर में पीरियोडिक टेबल में। उससे ये उसने नतीजा निकाला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मींस एटॉमिक नंबर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, कि जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। एटॉमिक नंबर अगर कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम तो उसकी एनर्जी कम। फिर मोज़ले ने जो कंक्लूजन दिया ऑन द बेस ऑफ 38 डिफरेंट एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम टू ऑरम, यानी एल्यूमिनियम मेटल है और गोल्ड भी है, और इसके साथ और भी बहुत सी हैं जो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जितने भी ये पिंक एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ये सब क्या है, ये मेटल्स हैं। ये एल्यूमिनियम, जिंक, ये भी मेटल्स हैं, लेकिन ये थोड़ी पोर्स मेटल है, लेकिन ये सारी मेटल्स में आती हैं। तो उसने इस इनमें से यानी तकरीबन 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी किया और एक कंक्लूजन दिया कि दे आर टारगेटेड एक्स रेज के एनोड बना के जब उस पर कैथोड स्ट्राइक की, जो एक्स रेज एमिट हुई, उसकी बेस पे कहा कि द स्पेक्ट्रल लाइन, जो रेडिएशन एमिट हो रही है, जो एक्स रेज एमिट हो रही हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप। कौन से, वन स्पेक्ट्रल लाइन विद शॉर्ट वेवलेंथ, दे आर गिवन द नेम K series, and the other one of the spectral line that have the longer wavelength, they are given the name as L series. And further उसने क्या बताया कि if the target element is of higher atomic number, the wavelength of the X-rays becomes shorter. ये अभी पीछे बताया कि अगर टारगेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वेवलेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी। If the target element is of higher atomic number, the wavelength of X-rays become shorter. एटॉमिक नंबर हाई, फ्रीक्वेंसी उसकी हाई और उसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी। और रिलेशनशिप इसी बेस पे मोज़ले लॉ भी ड्राइव हुआ कि रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज गिवन। फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। रिमेंबर दिस, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और फ्रीक्वेंसी का भी हमने देखा एटॉमिक नंबर के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इस बेस पे मोज़ले जो लॉ है वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, दिस वन फ्रीक्वेंसी इन एक्स-रे स्पेक्ट्रम, यानी जो पूरी तरतीब से सिस्टमैटिक स्टडी से दिया, इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एमिटिंग इट, कि फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के साथ साथ वेरी करती है। यहाँ से स्क्वायर का मैं आपको इससे समझाती हूँ कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट उससे कैंसिल हो जाता है। तो अब फ्रीक्वेंसी और जी स्क्वायर में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है।
और यही मूजेस लॉ है कि फ्रीक्वेंसी of the spectral line in X-ray spectrum varies as the square of the atomic number के atomic number के square के साथ ये direct proportional है and this is called the Moser law। इसके अंदर A and B ये क्या है, ये constants हैं। अब X-rays एटॉमिक नंबर और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है। ऑर्बिटल्स आपको पता है एक तो होते हैं ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स, उसके अंदर हमारे पास सब शेल्स होते हैं, फिर ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में भी हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इन 1930 मोज़ले यूज द टेक्निक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टेक्निक यूज की है, रिमेंबर दिस, मोज़ले ने ये टेक्निक यूज की, जस्ट डिस्कवर्ड बाय मैक्स वॉन लियो। डिस्कवरी किससे हुई थी, वो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक बाय मैक्स वॉन लियो। And he to determine the atomic number of the element, this was like this technique। और उसने एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिटरमिन किया इस टेक्निक को यूज करते हुए। किस तरह से, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्सरेज की प्रोडक्शन में और उसके साथ एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड आउट किया। इलेक्ट्रॉन इन द कैथोड रेज हिट्स अ मेटल एटम इन द टारगेट। फॉर योर कन्वीनियंस में एक आपके लिए एक एटॉमिक मैं अब यहाँ पे मैंने एक मेटल का एक एटम लिया है, ये उसका सेंट्रल पार्ट प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पहले शेल में भी हो सकते हैं, दूसरे में भी हो सकते हैं, तीसरे में भी हो सकते हैं और किसी वो फोर्थ वन में भी हो सकते हैं। जब ये एक्स रेज जो कि जिन पे नेगेटिव चार्ज है और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये हिट करते हैं, लेट्स सपोज उन्होंने इसको हिट किया और ये इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि यहाँ से ये बाहर आउट हो जाए, तो अब क्या होगा कि इसका ये वाला पार्ट एम्प्टी होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा, बाकी उसके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में हैं। इलेक्ट्रॉन हैविंग सफिशिएंट एनर्जी कैन नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर शेल ऑफ द एटम। कि ये जो कैथोड रेज हैं जो कि बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये जब इस पे हिट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं, यहाँ से नॉकआउट कर सकते हैं अगर वो इतनी एनर्जी। नॉकआउट का मतलब होता है कि मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, कि बिल्कुल से रिमूव कर दिया जाए, तो यहाँ पे एक स्पेस एम्प्टी रह जाती है इनर शेल के अंदर। दिस प्रोड्यूसेस अ मेटल आयन विद एन इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट। तो यह अंदर वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ, तो ये एक आयन बन गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर वाले किसी ऑर्बिट और ऑर्बिटल से मिसिंग है, बाहर वाले से मिसिंग नहीं है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अब अनस्टेबल हो जाती है एंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी, यहाँ से हाई एनर्जी से, लेट सपोज यही वाला यहाँ पे आ जाए, ये एम्प्टी हुआ तो ये उसकी जगह पे आ जाएगा, यही एम्प्टी हुआ तो ये उसकी जगह पे आ जाएगा, तो फिर एक आउटर शेल एम्प्टी हो गया। An electron from an orbital of high energy drops into the half-filled orbital and photon is emitted। तो जब इसने यहाँ पे मूव किया तो यहाँ से भी एक फोटोन निकला, एनर्जी पैकेट यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, तो ये वाले क्या कहलाएंगे, ये एक्स रेज होंगे और इन फोटॉन्स की एक अपनी एनर्जी होगी जिसको एक्स रेज का नाम दिया गया। सो दिस फोटोन, ये जो है फोटॉन्स निकल रहे हैं, they correspond to electromagnetic radiation in the X-rays region। यानी इनकी फ्रीक्वेंसी वो होती है जो X-rays की फ्रीक्वेंसी होती है, उनके रीजन में ये फॉल करते हैं। तो इस वजह से ये X-rays और एटॉमिक नंबर का उसने रिलेशन निकाला बाय ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। X-rays की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, X-rays हैव डिफरेंट पेनिट्रेटिंग पावर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, कि इसकी हर मैटर के लिए एक अपनी ही पेनिट्रेटिंग पावर है। एक्सरेज कैन नॉट पास थ्रू मेटल, मेटल में से टोटल ये पास नहीं हो जाती, बट दे कैन पास थ्रू प्लास्टिक और लेदर वेरी इजीली। दैट्स व्हाई दे कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस टू फोटोग्राफ इंटीरियर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं तो हमारा जो सामान है वो बाहर से भी स्कैन कर लिया जाता है, आपके बैग्स वगैरह, क्योंकि ये लेदर वगैरह में से इजीली पास हो जाते हैं प्लास्टिक वगैरह से, तो वो स्कैन हो जाता है कि इनसाइड क्या क्या चीजें हैं। They are used in medical radiography to locate fracture in the bones। कि अगर बोन में कोई फ्रैक्चर है तो हम उसको एक एक्सरे लेते हैं, वो आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जैसे एक्सरे है, तो ये उसकी रेडियोग्राफी यानी बायोमेडिकल फील्ड में इसको यूज किया जा सकता है। सिमिलरली दे कैन बी यूज्ड
In England in 1913, William Bragg and Lawrence Bragg they used X-rays diffraction, एक टेक्निक का नाम है, XRD भी हम कहते हैं, टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं यानी जो क्रिस्टलाइन हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, डायमंड क्रिस्टल है या कोई भी क्रिस्टलाइन, तो उनकी एंगल्स, उनकी लेंथ जो होती है वो सब यानी पूरी फील्ड को हम, इसकी पूरी स्टडी को हम कहते हैं क्रिस्टेलोग्राफी। तो XRD यानी एक्सरे यूज करते हुए हम उसकी क्रिस्टेलोग्राफी भी करते हैं। और एक्सरे कैन बी यूज टू आयनाइज द गैसेस, गैसेस को भी आयनाइज करने के लिए यूज होता है। अगर आपको याद हो तो मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप में हमने एक एक्सरे सोर्स लगाया था, वहाँ पे जो चार्ज उसको करने के लिए, तो ये उसके ऊपर चार्ज भी करते हैं, फर्दर ये किसी भी गैस को आयनाइज भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में से डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाउ डज मोज़लेस लॉ हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। तो मोज़लेस लॉ डिफाइन करें और उसमें बताएं कि ये कैसे रिलेट करता है उसके एटॉमिक नंबर से, रिलेशनशिप क्या है एक्सरेज और एटॉमिक नंबर का मेटल के साथ, ये भी मोज़लेस लॉ से डिफाइन होगा। इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है, या पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन आपसे पूछी जा सकती है बायोमेडिकल फील्ड के हवाले से बताएं, या उसकी क्रिस्टलोग्राफी में वो कैसे यूज़ होती है, तो आप उस हवाले से आप उसकी एप्लीकेशन में से आंसर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन, डिस्कवरी, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ द एक्सरेज, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स।